सरस्वती पूजा और शब बारात के त्योहार को लेकर दरभंगा में फ्लैग मार्च निकाला गया। दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी के नेतृत्व में दरभंगा के लहरियासराय स्थित पुलिस लाइन से रविवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। निकाले गए फ्लैग मार्च में अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ काफी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों के जवान ने फ्लैग मार्च में भाग लिया। निकाले गए फ्लैग मार्च लहरियासराय टावर होता हुआ लोहिया चौक, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक, दुमदुमा, करमगंज होता हुआ उर्दू बाजार, नीम चौक, किला घाट, मशरफ बाजार और दरभंगा का हृदय स्थल कहलाने वाला दरभंगा टावर चौक से होता हुआ लालबाग, मिर्जापुर चौक, खानका चौक, नाका नंबर 5, कोतवाली थाना और दरभंगा के और भी दूसरे कई सड़कों और चौक चौराहों से फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं निकाले गए फ्लैग मार्च के संबंध में हमने दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि दरभंगा में सरस्वती पूजा और शब बारात के त्योहार को लेकर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है और तमाम गतिविधियों पर दरभंगा पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। कहीं से भी कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था को भंग करेगा तो ऐसे असामाजिक तत्व के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उस पर पुलिस की कार्रवाई होगी। हमने अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति और जनरल मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि हो गई है और शांति व्यवस्था कायम है और आगे भी यह शांति व्यवस्था कायम रहेगी। क्या कहेंगे इस फ्लैग बिल्कुल बनी रहेगी। सामान्य लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो इसकी कहा जाता है जी। अपराधियों का मनोबल कमजोर हो जी की वजह से शांति फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो इसमें और क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी जो शहर में चौकसी बरती जा सके, कोई आपराधिक घटना न कर सके, कोई असामाजिक तत्व सर न उठा सके, और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? सारी टीम तैयार है, हम लोग तैयार है जी। शांतिपूर्वक सरस्वती पूजा मनाने के हम लोग तैयार है। सर्वस्व से निवेदन है जी ये लोग शांति से अपना पूजा जी 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 क्वालिटी रहेगी इस पूरे एरिया में जी जी क्योंकि हमेशा अपना काम करते रहेंगे। क्या सर मजिस्ट्रेट की भी बहाली होगी? मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति हो गई है चूँकि आप बहुत झेल चुके हैं और काफी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग है आपकी, मैं जानता हूँ, तो आपको ज्यादा अलर्ट रहना है। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति हो गई है, मजिस्ट्रेट प्लस फोर्स दोनों की प्रतिनियुक्ति है। आज भी शांति व्यवस्था कायम है, आगे भी शांति व्यवस्था कायम रहेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर दरभंगा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में कई समाज सेवियों ने हम की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में दीपक दास, अनिल ठाकुर, मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद फयाज अहमद, परमेश्वर सदा, बबीता देवी ने राजद सीपीआई को त्याग कर हम की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर हम श्रमिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. दत्ता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सेक्युलर की नीति व सिद्धांत, हम संरक्षण केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर सभी वर्ग के लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और हम का जनाधार दरभंगा प्रमंडल में काफी मजबूत हो रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ता जोश से लगे हुए हैं। 2025 में 225 फिर से नीतीश नारे को चरितार्थ कर रहे हैं। इस अवसर पर हम श्रमिक प्रदेश अध्यक्ष रमन कुमार मिश्रा, हम प्रदेश सचिव कारीगामी, हम जिला मनोज सदा, मिश्री लाल मंडल, राम दुलारी देवी, संजीवन सदा सहित जिले भर से उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण करने वाले को बधाई देते हुए फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मेरा नाम रमन कुमार मिश्रा, हम सेक्युलर का बिहार प्रदेश का श्रमिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। कल हमारे जिला कमेटी की बैठक हुई है जो 9 तारीख को हमारा एनडीए गठबंधन का जिला सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें कल हमारे कार्यकर्ता की बैठक में 5 लोगों ने पार्टी ज्वाइन किए, जो दीपक दास जी हैं, अनिल ठाकुर जी हैं, मोहम्मद जमशेद जी हैं, मोहम्मद फयाज जी हैं और नौशाद जी हैं। ये सभी लोगों ने कल हमारे पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं, हमारे पार्टी पर विश्वास किए हैं और हमारी पार्टी का तमाम लोग अपने जो हमारे दल में आए हैं उनके प्रति हम लोग समर्पित हैं और उनका दुख सुख में हर वक्त हम लोग उनके शागिर्द रहेंगे, उनके पास रहेंगे। बैठक का उद्देश्य क्या था? हमारी बैठक का मुख्य उद्देश्य था जो हमारा 9 फरवरी को एनडीए का जिला सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें हम अपने पार्टी का सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। हजार के संख्या में हमारे कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। कैसा कार्यकर्ता का झुकान लग रहा है हम पार्टी की तरफ? कार्यकर्ता लोग बड़ी जोश खरोश में हैं और हमारे
जो संरक्षक हैं उनके प्रति समर्पित हैं, उनके नाम पर और एनडीए गठबंधन के नाम पर जब भी हम लोग किसी कार्यकर्ता को किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं तो वो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पूरे काम को निष्पादन करते हैं। ये जो 4 लोग हम पार्टी ज्वाइन किए हैं तो क्या दायित्व क्या सोच करके ये लोग किए हैं? उन्होंने यह देखे हैं कि ये गरीबों की पार्टी है और इस पार्टी में सभी का मान सम्मान बराबर होता है और आने वाला जो कल का दिन है ये बिहार नहीं सूबे हिंदुस्तान में हम सेकुलर पार्टी एक मजबूत स्थिति में उभरने जा रहा है और हमारे पार्टी पर उनको पूरा विश्वास है। हमारे नेता संरक्षक बाबू जीतन राम मांझी जी और बिहार प्रदेश के हमारे सम्मानित अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार जी और बिहार प्रदेश के हमारे सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी के प्रति उन लोगों को सहानुभूति है और उन पर विश्वास है। ललित नारायण मिश्र चेयर और एनएसएस कोषांग के संयुक्त तत्वाधान में ललित जयंती समारोह 2025 आयोजित की गई। ललित नारायण मिश्र के द्वारा संपन्न सारे कार्य सकारात्मक और हमारे लिए यादगार एवं प्रेरक है। उनकी विचारधारा समाज को निरंतर आगे बढ़ाने और सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए प्रेरणा के स्रोत है। वह मात्र 53 वर्ष की उम्र तक में ही अनेकानेक सराहनीय एवं अनुकरणीय काम किए। यह बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने जुबली हॉल में ललित नारायण मिश्र चेयर स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 103वीं ललित जयंती समारोह 2025 की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ललित बाबू की सोच को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय पूर्णतः सक्षम है। उनका अपनी धरती मिथिला से विशेष लगाव था। हमें ललित बाबू की तरह ही बिना किसी को दबाए हुए सकारात्मक रूप से सभी कार्य करने चाहिए। कुलपति ने चेयर में अवकाश प्राप्त शिक्षकों और शोधार्थियों को भी अधिक से अधिक जोड़कर उनके माध्यम से शोध कार्यों, पुस्तकों के प्रकाशन और प्रतिमा एक संगोष्ठी अवश्य करने का आह्वान किया। प्रोफेसर ज्ञान के पुंज होते हैं। हमारे विश्वविद्यालय की अब एक अलग पहचान बन गई है क्योंकि अब यह शोध विश्वविद्यालय है। शिक्षक सिर्फ कार्य के घंटे देखकर ही नहीं बल्कि छात्र हित में विश्वविद्यालय को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए काम करे। सबके प्रति आदर भाव रखते हुए सहज एवं सरल रूप से छात्रों को शिक्षा एवं प्रेरणा देनी चाहिए। छात्र भी अपने शिक्षकों से अधिक इंटरेक्ट कर लाभ उठाए। मुख्य अतिथि के रूप में आरके कॉलेज मधुबनी के अवकाश प्राप्त राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर श्रुतिधारी सिंह ने मिथिला पेंटिंग के प्रचार प्रसार में ललित नारायण मिश्र के योगदानों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने जयंती जनता ट्रेन में पहली बार मिथिला पेंटिंग उकेरवाया था। उन्होंने कहा कि ललित बाबू उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ, सच्चे समाज सेवी और कुशल प्रशासक थे। वे जीवन पर्यंत हमेशा मिथिलांचल के विकास के लिए कार्य करते रहे। मैथिली प्राध्यापक प्रोफेसर शिव कुमार मेहता के कुशल संचालन में स्वागत संबोधन ललित नारायण मिश्र चेयर के निदेशक डॉक्टर अम्बरीश कुमार झा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन एनएसएस के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर आर्यन चौरसिया ने किया। मुझे रात में भी किसी लैब में टीचर्स काम करते रहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमको अपने घर से वहां जाएंगे और लौट के आने में ठंडा लग सकता है, हमको क्या फैसिलिटी मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बात। आप बड़े संस्थान में जाएंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर्स साइकिल से चले जाते हैं। डीआईटी मिश्रा हो, आईआईटी कानपुर हो, दिल्ली हो, आप पाएंगे कि प्रोफेसर अपने घर में एक्सरसाइज के ख्याल से, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, एक्सरसाइज के ख्याल से, तो वो मेंटेलिटी आपको डेवलप करना होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि प्यून आके दरवाजा खोलेगा तो प्रोफेसर साहब हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब नहीं होते हैं। प्रोफेसर साहब ज्ञान की पूंजी होते हैं, एक आईफोन होते हैं, एक आइडियल होते हैं। अगर आज के जो जनरेशन में या पहले के जनरेशन में सफल टीचर वही हुआ है जिसमें ईगो, जिसमें दूसरों को के प्रति आदर, चाहे वो प्यून हो, स्पीकर हो, वही आगे बढ़ता है। आप अपने डिपार्टमेंट से अपेक्षा मत करिए कि वो जाइएगा तो स्टूडेंट जाके पानी पिलाएगा। मेरे साथ एक घटना है जो मैं बार बार बोलता हूं। मुझे किसी रिसर्च के काम से आईआईटी दिल्ली में डॉक्टर विश्वास के पास जाना था।
बहुत सारे आईआईटी के टीचर्स मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, लेकिन वो नहीं थे। मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में गया, 7:15 बज रहा होगा। बच्चे दौड़े दौड़े आ रहे थे अपने क्लास के लिए। मैं मालूम था कि 7 बजे डॉक्टर विश्वास का क्लास है। मैंने देखा कि एक साधारण सा आदमी साइकिल से बड़े झटके से आया, तो मैंने पूछा कि डॉक्टर विश्वास का चेंबर किधर है? तो मैंने कहा आइए प्लीज है। उन्होंने अपने से दरवाजा खोला, मेरे चेयर जिस पर मुझे वो बैठाते पहले उसको पूछा, फिर अपने टेबल को पूछा, फिर पानी का एक बोतल डाल के और ग्लास रखा, फिर जब चेयर पर वो बैठे, काइंडली डॉक्टर चौधरी टेल मी व्हाट इज द इशू। ये होता है टीचर। आपको भी वही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर को वैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि सोल यूनिवर्सिटी में आने के लिए हम ला सकते हैं, रिटेन आपको खुद करना पड़ेगा। आपको लेट पुलिंग नहीं करनी होगी, आपको समय नहीं देखना होगा, आपको अपने बच्चे को पढ़ाने में, अपने बच्चे को स्पेशल ड्यूटी, बच्चा आया कोई चीज नहीं समझा, तो यू हैव टू पे रिस्पेक्ट टू द इवन योर स्टूडेंट्स। उसको नहीं समझ में आया तो बोला ठीक है, थोड़े जनरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो उतने सिंसियर नहीं मिलेंगे आप जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे आप उन्हें मोटिवेट तो कर ही सकते हैं और करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि बच्चे अपने स्टूडेंट्स से, मेरा आग्रह है कि तुम अपने डिपार्टमेंट में अपने टीचर से इंटरैक्ट करो, और टीचर लोगों से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आप अपना फोकस एकेडमिक, चेयर इम्प्रूवमेंट्स और शोध के प्रति आसक्ति आपकी यूनिवर्सिटी उसको रिटेन कर पाए, वैसा ख्याल रखिए। ये नहीं कि मुझे पूछना पड़ जाए कि आपके यहाँ इंटरनेशनल सेमिनार बहुत दिन से नहीं हुआ है, आपके यहाँ क्लासेस नहीं हो रहा है, वो मुझे चेक करके जाना पड़े और मुझे आपको पनिश करना पड़े, मुझे आपको सोपॉज करना पड़े। ऐसी परिस्थिति कभी मत लाइए, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे वो टीचर्स हो, और एक इन्वायरमेंट आप टीचर्स बना सकते हैं जिस इन्वायरमेंट्स में आप कई वर्षों तक अपने विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित कर आगे भी भविष्य में बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि दिस इज नॉट द लास्ट पॉइंट that you have achieved. You have to move more ahead. So with these words, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज के शुभ दिन पर स्टूडेंट्स, टीचर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जितने भी लोग हैं, वो ये माने कि रेगुलेशन में 5 घंटा लिखा है, 7 घंटा लिखा है, ऐसा नहीं करें। आप खुद एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि हमको ये परेशानी हो कि 9 बजे रात तक बिजली नहीं थी, फलाना प्रोफेसर का एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो गया। किसी रूप में सहयोग देने वाले तमाम बंधुओं का आयोजकों की ओर से हार्दिक धन्यवाद, आभार ज्ञापन करता हूं। विशेष रूप से कुलपति महोदय ने एनएसएस और ललित मिश्र चेयर इस कार्यक्रम के आयोजन का भार हमें एक मौका दिया, उसके लिए विशेष रूप से आयोजकों की ओर से सर का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मार्गदर्शन भी कुलपति महोदय ने हमें प्रदान किया, विजय राव DSW ने हमें बहुत सहयोग किया, और साथ ही साथ अन्य अर्थशास्त्र विभाग के शिक्षक और एनएसएस के पदाधिकारियों ने भी हमें भरपूर सहयोग किया। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
केंद्रीय बजट 2025 को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में रविवार को वहीं आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए कई सदस्यों ने इस केंद्रीय बजट को काफी सराहा और अच्छा बताया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री ललन कुमार मंडल ने भी काफी विस्तार पूर्वक बजट पर बात रखते हुए कहा कि यह बजट पूरे मिथिलांचल वासियों के लिए, दरभंगा के लिए काफी फायदे का बजट है और हर तबके के लोगों के लिए लाभकारी है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को नया बजट दिया है। बिहार और खास तौर से मिथिलांचल का जो उन्होंने सम्मान बढ़ाया है, जब बजट आया है उसमें मिथिलांचल का वित्त मंत्री ने पूरी तरीके से सम्मान बढ़ाने का काम किया है और कहा कि मिथिलांचल के लिए इस बार तो सरकार पूरा पिटारा खोल दिया है। जो मिथिलांचल का कोसी परियोजना सदियों से लटका हुआ था, वही कांग्रेस के सांसद पर निशाना साधते हुए ललन कुमार मंडल ने कहा कि कांग्रेस के सांसद थे, उन्हें जलन हो रही थी। वहीं उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने जो बिहार को विकास के लिए सम्मान दिया है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी विरोध में थी। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार काफी आगे बढ़ चुका है, विरोध करने से अब बिहार पीछे होने वाला नहीं है। यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे एनडीए के कार्यकर्तागण, नेतागण और आप सभी मीडिया भाइयों बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बंधुवर, कल आपने देखा कि देश के यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को नया बजट दिया। उसमें बिहार, खास करके मिथिलांचल का उन्होंने जो सम्मान बढ़ाया, पद्मश्री दुलारी देवी के द्वारा बनाया हुआ मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहन करके उन्होंने जो पूरा बजट उन्होंने जो पार्लियामेंट में दी, उससे हमारे मिथिलांचल का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाई है। और खास करके मिथिलांचल के लिए तो सरकार इस बार पिटारा खोल दिया। जो मिथिलांचल कोसी परियोजना सदियों से पीछे भटका हुआ था, सदियों से यहाँ के किसानों के लिए पानी का व्यवस्था नहीं था। और तो और कल के बजट में आप लोग मीडिया में देखे होंगे कि कांग्रेस के जो सांसद सब थे, उनको जलन हो रहा था कि यशस्वी प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर, बिहार को जो गौरव दिया है, सम्मान दिया है, विकास के लिए जो बजट बनाया है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद सब बहुत विरोध किया। मैं उसको कहना चाहता हूं कि बिहार एनडीए के साथ आगे बढ़ चुका है। आपके विरोध करने से अब बिहार पीछे होने वाला नहीं है। पूरा का पूरा बिहार और मिथिलांचल एनडीए के साथ खड़ा है। इसीलिए आप सबको माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी को मैं कोट कोट धन्यवाद और पूरे मिथिलांचल के तरफ से उनको आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा पलायन करती है फैक्ट्रियों को लेकर के, क्या केंद्र सरकार इस बजट में, क्योंकि बजट का डिस्क्रिप्शन अभी और भी बाकी है, क्या लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए कुछ प्लान है केंद्र सरकार के पास? आप देख रहे हैं कि मखाना बोर्ड जो बना है, तो बोर्ड में तो स्टाफ रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे। बात तो सुनिए, आप क्वेश्चन पूछा तो जवाब ले लीजिए। ठीक है। बोर्ड बनने से जब कोई कार्यालय खुलता है तो कार्यालय का एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है। हमारा जो ये मिथिलांचल का क्षेत्र है, दरभंगा से लेकर के आप किशनगंज तक चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, आप देखिएगा कि वहाँ पे मखाना का मतलब पैदावार प्लस मछली का वहाँ पे काफी लोग पैदावार करते हैं। तो ये जो एक ही मखाना का जो बनाया है बोर्ड, उससे हमारे मिथिलांचल का बहुत सारा औद्योगिक क्षेत्र में हो जाएगा। दूसरी बात, अभी जो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए का जो गवर्नमेंट है बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ, अभी जो हमारा उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने आप देखे होंगे कि बहुत सारा उद्योग लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं जानता हूं कि ये जो अंतिम ये जो 25 का चुनाव जब तक आएगा, तब तक बिहार में बहुत सारे उद्योग आपको खड़ा हो करके दिखाई देगा। 2025 बजट तो नहीं है बिहार के लिए? बिहार के 2000 ये तो देश का बजट है, लेकिन बिहार आप सुन लीजिए, नेहरू जी 600 दिन तक देश पे राज किया। 600 दिन तक नेहरू ने इस देश पे राज किया। बिहार को क्या मिला? और नरेंद्र मोदी जी 11 साल राज किए एनडीए के गवर्नमेंट में। बिहार का चौमुखी विकास, अभी हमारे विधायक जी बोले हैं कि बिहार को क्या क्या किया। अभी पटना से है दरभंगा आने में हम समझते 4 से 6 घंटा लगता है।
अभी आप 2 घंटा में आप पटना चले जाते हैं, ये भी तो विकास है। तो हाँ, काफी लंबे समय का काम एक ही जगह रखा हुआ है, तकरीबन 1.5-2 साल से। क्या लग रहा है, कुछ राहत मिलेगी? देखिए, पेट्रोल और डीजल का वैश्विक स्तर पर इसका होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में लगातार क्रूड ऑयल का रेट दिखता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता सर। बहुत सारी व्यवस्था है, उस पर भी सरकार जैसे सोच रही है कि हर जगह मूल्य कम हो रहा है, तो उसमें भी होगा, उस पर आगे कुछ सोच। ट्रांसपोर्ट का रेट कम होगा तो शायद इन्फ्लेशन में, महंगाई में दाल चावल आटा, क्योंकि आटा जिस तरीके से जा रहा है, लग रहा है टाटा का रेट का प्रभाव दिखाएगा 100 रुपये आने वाले समय में। जो रेट है, आप रेट क्यों देखते हैं? आप देखिए सैलरी का वृद्धि देखिए। एक मजदूर को पहले मिलता था 100 रुपया, आज मजदूर को 400-500 रुपया पे मजदूरी मिल रहा है। तो वो भी आप देखिए कि सरकार का विकास हो रहा है। हर जगह आप चौक चौराहा गांव में देखिएगा तो बिल्डिंग की बिल्डिंग बन रही है, तो ये भी एक विकास है। तो विकास जब होगा तो मानिए महंगाई तो हम तो नहीं देखते कि जिस हिसाब से विकास हो रहा है, नहीं, जनता का ही विकास हो रहा है। आप पहले अपने गांव में देखिएगा तो आप किसी को मकान देखे होइएगा बनते ही। आज आपके ही समझते 70 गाँव में 200, 400, 500 4 चक्का की गाड़ी है, ये भी एक विकास है। सर, इस विकास हाथ से दिया जाता था, आपके अकाउंट में पैसा जाता है। जनता दल के जिला अध्यक्ष निकट है, इसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों को इसमें बढ़ावा दिया गया है। आपने देखा होगा कल के बजट में कि हिंदुस्तान के सभी मध्यम वर्गीय परिवार को 12 लाख तक के कमाई पर करोड़ से छूट दी गई है। यह बहुत बड़ी लोगों की चिरपरिचित मांग थी, पहले से ही लोग आस लगाए बैठे थे, और निश्चित रूप से आदरणीय वित्त मंत्री जी का जो यह फैसला है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फैसला है, इसमें मध्यम वर्गीय परिवार काफी प्रसन्न है। और खास करके दरभंगा जिला, बिहार, वैसे तो बिहार जब से एनडीए की सरकार बनी है, लगातार आप सब देख रहे हैं कि चारों तरफ रोड ही रोड, 4 लेन हो, 6 लेन हो। आज दरभंगा ऐसा पिछड़ा जगह एक समय में था, आज आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर चल रहे हैं, अमर दरभंगा आ रहा है, बॉर्डर से कई एक रोडें क्रॉस कर रही है। तो ये उपलब्धि एनडीए सरकार में ही संभव हो पाई है, क्योंकि 15 वर्ष के राजनीतिक कार्यकाल में जो स्थिति थी, एक समस्तीपुर भी जाने में लोगों को 3-3, 4-4 घंटा लग जाता था। आज आप 45 मिनट में समस्तीपुर पहुंच जाते हैं, 3 घंटे में, 2.5 घंटे में लोग यहाँ से पटना पहुंचते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए है, और निश्चित रूप से इस बजट में जो बिहार के लिए प्रावधान किया गया है वो काफी सराहनीय है। सभी लोग यहाँ उत्साहित है, खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों में जो वेतन भोगी खास करके उनमें और उत्साह है। बजट के ऊपर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी महामंत्री आदरणीय ललन जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महासचिव और एनडीए के कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी पार्टी का काम देख रहे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी, आदरणीय मुरारी जी, सभी 5 एनडीए परिवार के सभी 5 दलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण यहाँ। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है, कल का बजट इस प्रकार से रहा जैसे वो पूरे देश का तो बजट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिथिला की झलक ही कल के बजट से निकल के आ रही है। पिछले 11 वर्षों के शासनकाल में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, हमारी एनडीए की सरकार है, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अथक परिश्रम और प्रयास से देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के भावना के साथ ये हर वर्ग के लिए काम कर रहा है। हमने नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए हमारी मोदी की सरकार ने पिछले 11 वर्षों से नए कीर्तिमान उनके क्षेत्र में काम करके स्थापित किए हैं। आपने देखा होगा ये दरभंगा और पूरे बिहार, क्योंकि हम सब यहाँ दरभंगा में बैठे हैं तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वैसे पूरे बिहार को जब आप देखेंगे, सड़कों का मामला हो, बिजली का मामला हो, या केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उन सब योजनाओं का मामला हो,
तो बिहार में बिना किसी भेदभाव के सबके विकास के लिए हमारी केंद्र की सरकार और यहाँ की आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही हमारी प्रदेश की सरकार ने अच्छे काम किए हैं। कल के बजट में अगर हम सिर्फ मखाना की चर्चा करें तो मखाना अनुसंधान के लिए, मखाना की मार्केटिंग के लिए और मखाना की प्रोसेसिंग के लिए इसके पहले नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 10,000 करोड़ जितनी बड़ी राशि अभी से कुछ समय पहले उन्होंने इसके लिए आवंटित की थी। कल के बजट में मखाना आयोग ही ऐसा करके उन्होंने बनाया है और मखाना के विकास के लिए देश भर में मखाना का और हमारे मखाना को उत्पादन करने वाले हमारे जो मिथिला के, खासकर मिथिला के किसान हैं, उनके उन्नति के लिए, उनके समृद्धि के लिए जिस प्रकार से मोदी जी की संवेदनशीलता दिख रही है, वह हम सब लोग इस दरभंगा के पूरे जनता की ओर से, पूरे परिवार की ओर से हम सब लोग आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का बात हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो, ये पहले से जो चल रही योजनाएं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक का एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिसका भी लाभ हमारे आने वाले इस पूरे बेल्ट को, सीमांत से लेके पूर्वांचल तक के पूरे बेल्ट को इसका लाभ होने वाला है। अब आने वाले समय में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनेंगे। जैसे ही ग्रीनफील्ड शब्द आता है तो आप ये समझ लीजिए कि नया तरह का जमीन एक्वायर किया जाएगा और नए तरीके का एयरपोर्ट वहां पे विकसित किया जाएगा। जैसे ही ग्रीनफील्ड शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि सरकार बिल्कुल नए तरीके से जमीन एक्वायर करके सड़क या एयरपोर्ट का निर्माण करती है। मैं इसी संदर्भ में मिथिला के ही अपने यशस्वी हमारे पार्टी के महामंत्री और मिथिला को रिप्रेजेंट करने वाले इसी क्षेत्र के निवासी आदरणीय ललन भाई से मैं आग्रह करता हूं कि इस संदर्भ को और अपना आगे जोड़े। आदरणीय ललन भाई। दरभंगा लगातार 11 वर्षों से प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के प्रतिभा को निखारने के लिए ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा OTSE का आयोजन रविवार को 2 पालियों में किया गया। इस वर्ष OTSE परीक्षा के दोनों पालियों में लगभग 4,200 बच्चे सम्मिलित हुए। विगत 11 वर्षों से उत्तर बिहार के विद्यार्थियों के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सफल हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं को 100% तक की छात्रवृत्ति दी जाती है और ढेरों पुरस्कार दिए जाते हैं। पूर्व के वर्षों में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर हजारों बच्चों ने संस्थान से जुड़कर प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर देश के विभिन्न IIT, NIT एवं मेडिकल कॉलेजों में अपना दाखिला करवाया है। संस्थान के विद्यार्थियों ने डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक आदि बनकर मिथिलांचल और देश को गौरवान्वित किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस परीक्षा का परिणाम 16 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा और पुरस्कार की घोषणा और करियर ओरिएंटेड गाइडलाइन सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। नया सत्र अप्रैल के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा। जानकारी देते हुए कहा कि यदि कोई विद्यार्थी किसी वजह से आज की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया, वैसे सभी छात्र छात्रा 9 फरवरी तक ओमेगा के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत ओमेगा में। और आज की बात अगर मैं करूं तो लगभग 4200 बच्चे, 4,200 बच्चे के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम लेने के लिए अलाउ किया है, बट काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी वेटिंग में हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और लास्ट 11 ईयर का हम लोगों का जो ये परिश्रम है, स्टार्ट में हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये टेस्ट जो पहले सिर्फ दरभंगा के लेवल पे था, मिथिला के लेवल पे गया, आज के दिन में ये स्टेट लेवल का टेस्ट हो गया है। और OTSE एक ऐसा टेस्ट है जिसका इंतजार बच्चे और अभिभावक करते हैं। बहुत खुशी होती है कि हमारा ये प्रयत्न जो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग किया जा रहा है वो अब काफ़ी रंग ला रहा है और बच्चों को मदद मिल रही है। इसमें सफल बच्चों को किस तरह पुरस्कृत करेंगे या कैसा स्कॉलरशिप होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में IIT और नीट की रैंकिंग टॉप 10 में है। IIT तो 2nd पोजीशन पे टफेस्ट एग्जाम। तो अगर मैं आपके बच्चे को, समाज के बच्चे को बुला रहा हूँ IIT और मेडिकल की तैयारी करने के लिए, तो हमको ये संजीदगी से सोचना होगा कि उनकी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। इसलिए हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा स्टडी मटेरियल है, हमारा टेस्ट सीरीज है, तो वो सब IIT और मेडिकल में बच्चों को कैसे बेस्ट रैंक के साथ क्रैक करवाया जाए, इसके बिहाफ में हम लोगों ने सारी तैयारी की है। तो ये टेस्ट के पीछे भी यही है
कि हजारों बच्चे जो अपीयर होंगे, हमारे पास जो लिमिटेड सीट है उसके लिए हम ऐसे बच्चों को चयनित करेंगे। अब सवाल आता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से परेशान होते हैं और गांव दूर दराज से होते हैं, तो उन बच्चों को सहयोग देने के लिए अगर उनमें टैलेंट है तो अप टू 100% तक का हम लोगों ने स्कॉलरशिप रखा है। बहुत सारा एकेडमिक प्राइज है, बहुत सारा डिफरेंट और भी गिफ्ट्स और प्राइजेस बच्चों को दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये प्रयास है कि हमारे बच्चे किसी मजबूरी के तहत अपने टैलेंट को बर्बाद न होने दें और OTSE के थ्रू वो लोग अपने फ़ी में, अपने एडमिशन फ़ी में, लॉजिंग में, फूडिंग में, बुक्स, उनका स्टडी मटेरियल, हर स्तर पे हमने उनको रिलैक्स करने की कोशिश की है। उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से उनके स्टडी को हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। तो 16 फरवरी को हमारा रिजल्ट आएगा। 17 को आप लोगों के सामने एक बार फिर से हम वैसे सारे चयनित बच्चों का नाम भी डाल देंगे, उनको किस लेवल पे हमने स्कॉलरशिप अवार्ड किया है वो सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ रखी जाएगी। तो 16 को हमारा रिजल्ट है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपके माध्यम से मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी भी काउंटर पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने एक और भी डेट अनाउंस किया है 9 फरवरी का। बट रिजल्ट सारे बच्चों का एक ही दिन आएगा और 16 को हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस बच्चे की स्कॉलरशिप किस लेवल पे है। वैसे हमारा ऑफर अप टू 100% तक का है, जिसमें बच्चे अपनी पढ़ाई, रहने की व्यवस्था और सभी चीज़ें, मतलब उनमें अगर टैलेंट है तो वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ओमेगा के साथ जुड़ के और अपने को IIT और मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर सकता है। अपना परिचय दे दें। SK ठाकुर, चेयरमैन ओमेगा स्टडी सेंटर। वो तो बदल ही जाएगा। क्या उद्देश्य है सुमित जी? मिथिलांचल के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका हम लोग 2 महीने से फॉर्म भरवा रहे थे। इसमें जो टॉप रैंकर होंगे उनको हम लोग प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन में एडमिशन के लिए आमंत्रित करेंगे। उसमें 100% तक स्कॉलरशिप देंगे। फी के कारण मिथिलांचल के बच्चे अच्छे से अनुभवी शिक्षक से शिक्षा लेने में, अच्छे माहौल में पढ़ाई करने में न चूक जाए, यही उद्देश्य OTSE का होता है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, ओलंपियाड का पेपर था आज, सरस्वती पूजा का भी थोड़ा इफेक्ट था, उनके लिए 9 तारीख को फिर से फेज़ 2 का आयोजन है, जिसके लिए भी ऑफिस में ऑलरेडी फॉर्म भरा जा रहा है। और ये फॉर्म और रिजल्ट दोनों एग्ज़ाम का एक साथ 16 फरवरी को आएगा। कहाँ से बच्चे आज शामिल हुए इसमें? पूरे मिथिलांचल के बच्चे हैं, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, और सेंटर पे भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं OTSE के माध्यम से ही ये सारे बच्चे अभी जो मेरे यहाँ ऑलरेडी जो बच्चे इनरोल्ड पढ़ाई कर रहे हैं इन्हीं ज़िले के हैं। और हमारा टारगेट भी मिथिलांचल ही है और टॉपर भी हम मिथिलांचल में देते आए हैं। किन किन चीज़ों की तैयारी होती है? यहाँ पे 7th से 10th के बच्चों के लिए स्कूल सिलेबस के साथ साथ IIT और नीट के लिए कुछ फंडामेंटल फाउंडेशन का कोर्स होता है जो बच्चों को जानना ज़रूरी है, जो NCERT से बियॉन्ड पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 8, 9, 10 में 1 साल टाइम होता है बच्चों के पास, और 8th में 1 साल में 8th का सिलेबस बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं, उसे ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है। उसी सोच के साथ एक सिलेबस ओमेगा का अपना है जो ओमेगा पढ़ाती है। और 7th to 10th के जो कोर्स का नाम है वो है प्री फाउंडेशन IIT फॉर नीट एंड नीट। और 11, 12 में हम लोग JEE मेन, JEE एडवांस, बोर्ड और नीट का प्रिपरेशन करवाते हैं। परिचय दे दें। सुमित कुमार चौबे। दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना ईस्ट की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरभंगा स्टेडियम नेहरिया सराय में रविवार को। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के मौके पर विशेष रूप से उपस्थित हुए दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी और भी कई अतिथियों के साथ मौजूद थे। दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना ईस्ट स्कूल के प्रिंसिपल सहित और भी कई लोग मौजूद थे। दिल्ली पब्लिक स्कूल ईस्ट के प्रिंसिपल से हमारे चैनल के संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि फंक्शन का उद्देश्य यही है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना ईस्ट स्कूल के बारे में लोगों को अवगत कराना, शिक्षा के बारे में और शिक्षा नीति के बारे में, क्योंकि ऐसे स्कूल की कमी है अपने देश में जो अच्छे स्कूल और अच्छी शिक्षा दे सके और इस तरह की शिक्षा दे सके जिससे बच्चे आगे जाकर अपने पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी का और समाज का, देश का नाम आगे बढ़ाए। क्या उद्देश्य है और क्या कहेंगे इस अवसर पे? फंक्शन का उद्देश्य स्कूल के बारे में लोगों को अवगत कराना है, शिक्षा के बारे में और शिक्षा नीति के बारे में, क्योंकि जो स्कूल्स की कमी है अपने देश में, जो अच्छे स्कूल जो अच्छी शिक्षा दे सके बच्चों को और इस तरह की शिक्षा दे सके कि वो बच्चे आगे जाके अपने पेरेंट्स का, फैमिली का, अपने सोसाइटी का, समाज का और देश का आगे नाम कुछ बढ़ा सके, अच्छी वैल्यू सीख के जाएं। यही उद्देश्य है हमारे यहाँ आने का।
हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बिहार में भी बहुत अच्छे लेवल के अच्छे स्तर के स्कूल्स हैं जो आगे दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं और बच्चे दूर दूर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं और टीचर्स हमारे जो हैं पूरे देश से आए हुए हैं। तो ये हम चाहते हैं कि एक मल्टीकल्चरल स्कूल का एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि सिर्फ यहीं तक लिमिटेड ना रहे पर बिहार के आगे और देश के आगे भी बच्चे जाए और रिप्रेजेंट करें स्कूल को। यही आने का उद्देश्य है। आज दरभंगा में किया गया ये कार्यक्रम, अगला भी और किसी दूसरे शहर में? दरभंगा में पहला कार्यक्रम था हमारा। अभी अगले महीने हम कोशिश करेंगे फिर एक बार आए और लोगों से मिले क्योंकि लोगों में उत्साह काफी है। लोग चाहते हैं कि हम वापस आएं और बात करें। दूसरे क्षेत्रों में भी काम करेंगे। अभी गया जाएंगे, नालंदा जाएंगे, वहां भी लोगों को बताएंगे कि स्कूल्स किस तरह के स्कूल्स बिहार में अभी डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं और किस तरह की एजुकेशन हम स्कूल्स में लाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए बिहार के, ताकि वो बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए, सिर्फ यहीं रहे और यहीं पे जाके उनकी सारी नीड्स पूरी हो। दरभंगा के जो स्टूडेंट है खासतौर से उनको क्या कहना चाहेंगे? दरभंगा के स्टूडेंट्स को हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत उम्मीद और बहुत होप्स है उनके लिए और अगर वो आगे निकलते हैं, यहाँ से बाहर निकल के पटना की तरफ आते हैं, हम उनको जरूर एक सपना उनको देंगे ताकि वो उसको लेके आगे जाएं और आगे बढ़े। क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे ना सिर्फ स्कूल एजुकेशन बट उसके आगे करियर एजुकेशन और काउंसलिंग में भी हम उनकी हेल्प करेंगे ताकि वो आगे जाएं। तो उनके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कि बच्चों को ये सोचना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि उनके लिए भी लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। उसका रिजल्ट उनको जरूर दिखेगा आगे आने वाले 1-2 सालों में। मैं डॉक्टर राकेश आलफ्रेड हूँ, प्रिंसिपल हूँ DPS पटना ईस्ट का। कार्यक्रम रखा गया है, क्या कार्यक्रम है, किस ओर से आयोजित किया गया? ये कार्यक्रम DPS पटना ईस्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना ईस्ट की तरफ से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था हमारे स्कूल में दरभंगा से जो कि या दूर दूर इलाके में हमारा जो है वो बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है। तो जो भी बच्चे हैं वो दूर दराज इलाकों से, गांव के इलाकों से है, वो बाहर आके अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, वो हमारे स्कूल में आके पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, 24/7 सपोर्ट है वहाँ पे और बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है। सो एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के लिए हमारा स्कूल जो है वो पूरे पटना में जाना जाता है। बहुत तो यहाँ दरभंगा के छात्र पटना में उनके लिए व्यवस्था बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। क्या कुछ इसके लिए जो छात्र छात्राएं होंगे व्यवस्था की गई है, किस तरह का क्या कुछ इसके लिए शुल्क वगैरह होगा? इसका जो छात्र छात्राएं हैं वहाँ पे दोनों ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी, बॉयज़ हॉस्टल फैसिलिटीज़ है अभी जो क्लास 4 ऑनवर्ड्स है। क्लास 4 से हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और शुल्क काफ़ी ही मतलब रीजनेबल है, सबके लिए है, अफोर्डेबल है और अफोर्डेबल रेट पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हमारी स्कूल प्रोवाइड करती है। इसके लिए कब से कब तक का जो है इसमें नामांकन के लिए जो है? इसका नामांकन अभी चल रहा है। इसका नामांकन मार्च तक अभी चलता ही रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रक्रिया से आप नामांकन कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्कूल की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर कोई गरीब छात्र छात्राएं होंगे, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? गरीब छात्र छात्राएं हैं वो भी, उनके लिए स्कॉलरशिप है हमारे स्कूल में। हमारा स्कूल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, वो एग्जाम देके स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया होगी इसमें किस तरह से होगा और क्या कुछ इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए? फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है। कैंपस आके भी वहाँ पे कैंपस देखकर फॉर्म भरा जा सकता है और ऑनलाइन भी हमारे वेबसाइट में विजिट करके फॉर्म भर सकते हैं। जी, अपना परिचय दे दें। फॉर्म भरने के बाद जो है वो आगे की एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो आपको बता दी जाती है। मेरा परिचय अंजलि कुमारी हूँ और मैं एक एजुकेटर हूँ पटना DPS पटना ईस्ट में। DPS पटना ईस्ट के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था और उन्होंने जो पटना में काफ़ी अपना डेवलपमेंट किया है, बोर्डिंग हाउस खोला है बच्चों के लिए, क्या क्या वहाँ हो रहा है। और मुख्य हम लोग का भी ये कहना है कि जब इतनी बढ़िया यहाँ व्यवस्था हो गई है तो बिहार से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और यहाँ यही DPS पटना इसमें लोग आवें, बच्चों को दें और उनको उसी की हम लोग शुभकामना दें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर आज का जो कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम का ये कि उनके अपने स्कूल के डेवलपमेंट के लिए और इस स्कूल में लोग इस क्षेत्र के आवे बाहर ना जाएं, उनका मुख्य उद्देश्य आज का यही है।
दरभंगा शहर के खानका चौक से पश्चिम अवस्थित मनहरलाल मोहल्ले में दरभंगा के सबसे अत्याधुनिक अस्पताल पैनेसिया मेडिकेयर रिसर्च सेंटर स्त्री एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया गया। संयुक्त रूप से अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर और फीता काटकर। वहीं इस अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुमारा सहित अन्य कई अतिथि मौजूद थे। इस अस्पताल के मुख्य निदेशक डॉक्टर सूर्य नारायण ने बताया कि अस्पताल स्त्री एवं शिशु रोग के बेहतर इलाज के लिए समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े लोगों के लिए वरदान साबित होगा। कम पैसे में उत्तम व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा गया है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुप्रिया नारायण ने कहा कि इस अस्पताल में मरीजों के लिए उत्तम चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी करें। अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी तभी ऑपरेशन किया जाएगा। अस्पताल के शुभारंभ में शहर के जाने माने चिकित्सकों ने उपस्थित होकर अस्पताल के निर्देशक को शुभकामनाएं दी। उपाधीक्षक ग्रामीण शशिभूषण सिंह भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी शुभकामनाएं दी। वहीं अस्पताल उद्घाटन के मौके पर काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। आज मैंने हॉस्पिटल के उद्घाटन पे आए हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इस एरिया में ये पहला हॉस्पिटल है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो है पब्लिक को तो बहुत अच्छा यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि सभी लोग बेता की तरफ दौड़ते हैं। बेता बहुत क्राउड एरिया है, जाने आने में भी बहुत परेशानी होती है। यहाँ लोकल जो भी 2-3 वार्ड पड़ते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे हो गई कि बगल में जो है हॉस्पिटल खुल रहा है। यहाँ हर तरह की फैसिलिटी भी उपलब्ध है और अभी तो मैं भी पहली बार आई हूँ और देखने से तो लग रहा है कि सारी चीज़ का यहाँ पे इंतजाम है। अब तो इनका सर्विस देने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ कैसा क्या है। डायरेक्टर पैनेसिया मेडिकेयर रिसर्च सेंटर जो कि खानका चौक मनहरलाल मोहल्ला में स्थित है। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट होता है, हम लोग नाम रखे पैनेसिया। पैनेसिया मीन्स होता है सर्व रोग हर, रामबाण भी बोलते हैं इसे। ये कम्प्लीटली मोस्टली गायनी डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। यहाँ पेडिया भी है, मेडिसिन भी है, जनरल सर्जरी भी है, 24 आवर पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड और जो हमारे सिस्टम है वो 24 आवर रन करेंगे। यहाँ हर तबके के लोगों के लिए इलाज की फैसिलिटी है। बहुत गरीब हैं, आयुष्मान कार्ड होंगे उनके पास, विद इन अ मंथ आयुष्मान से इम्पैनल्ड हो जाएंगे और उनको भी ये सुविधा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जैसे गायनी डेडिकेटेड बहुत बिग हॉस्पिटल है, सारी सुविधाओं के साथ है, लोग ये ना समझे कि यहाँ बहुत पैसा मेरा लगने जा रहा है। एक बैलेंस्ड पैकेज सिस्टम हम लोग रखेंगे और उसके तहत सबका इलाज करेंगे। मिडिल क्लास के लोग यहाँ के VVIP, अपर मिडिल क्लास, गरीब सारे लोगों की सुविधाएं होंगी। जितने भी गरीब है, अभी आयुष्मान कार्ड तो हमको लगता है कि सारे लोगों का बना हुआ है, तो आयुष्मान कार्ड के तहत हम उनका इलाज करेंगे। गरीब लोग पैसे के अभाव में क्या इलाज बहुत लोग नहीं कराते, जरूर करेंगे। जिनके शरीर पे चिथरी होगा, जिनको सही में पैसा नहीं होगा, उससे मैं फ्री में इलाज करूंगा उसका। ये मेरा वादा है। मानव सेवा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरू से हम लोग का स्वभाव रहा है कि अगर सही में पैसा नहीं है तो मैं उसका इलाज फ्री में करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर सूर्य नारायण, मैंने MBBS PMCH पटना से कर रखा है और MD रेडियो डायग्नोसिस DMC दरभंगा से किया हूँ। यहीं सीनियर रेजिडेंट में पहले पोस्टेड था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीनियर रेजिडेंस मैं अभी एज ए मेडिकल ऑफिसर श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हूँ। थैंक यू सर। सरस्वती पूजा को लेकर दरभंगा में काफी हर्ष और उल्लास का वातावरण बना हुआ है। सरस्वती पूजा की प्रतिमा को खरीदने के लिए दुकानों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। कई रंग रूप के आकर्षक प्रकार की प्रतिमा, छोटे बड़े कई प्रकार की प्रतिमा बिक रहे थे, जो छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक के कई तरह के आपको देखने को मिलते। 500 से लेकर 10,000 तक के भी थे। हालांकि मूर्तिकारों की माने तो इस वर्ष 2025 में सरस्वती पूजा के अवसर पर व्यवसाय उतना अच्छा नहीं रहा। उनके द्वारा बताया गया कि महंगाई के कारण अब लोग पहले की तरह नहीं आते हैं। किसी तरीके से लोग भरण पोषण के लिए इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि सरकार से अगर इन लोगों को सहयोग मिल जाएगा तो इन लोगों का व्यवसाय और भी अच्छा होगा। मार्केट इस बार पूजा पर मार्केट अभी अच्छा नहीं चल रहा है। कितने प्रतिमा अभी तक बिकने? मूर्ति अभी बिक्री चले नहीं है, अभी मूर्ति अभी बिक्री नहीं चले है। सरकार पाई नहीं दी है तो विद्यार्थी मूर्ति नहीं
नहीं किन पावे है। सरकार से की मदद चाहिए? सरकार ये मदद चाहे कि सरकार पैसा दीजिए बिहार के विकास करिए, तभी विद्यार्थी लोग पैसा लेकर के मूर्ति किनेगा। कुम्हार आदमी, पंडित आदमी नहीं मूर्ति बिकाता है, नहीं हम सबके। अभी तक कितना मूर्ति बिका है? अभी कम से कम एक मोहल्ला में 25 को मूर्ति से बिका हुआ है, बस उतनी है मोहल्ला तक। क्या लग रहा है फायदा अपना हो पाएगा या नहीं? किसी में फायदा है, कम है फायदा। क्या कारण है, किस लिए कम हो गया? और कम बारे में सरकार पैसा दीजिएगा तभी ना मूर्ति किनिएगा। सरकार विद्यार्थी लोग को पैसा नहीं देता है, मूर्ति नहीं किनती है। पहले कितना आता था, अब कितना आ रहा लोग? फायदे नहीं है तो पैसा कहाँ से आवेगा? बिक्री चलेगा तब ना फायदा आवेगा। बिक्री चलते नहीं है तो फायदा कहाँ से आवेगा? यानी पहले की तरह बिक्री नहीं होता? पहले तरफ बिक्री नहीं। सरकार तो पहले पैसा दीजिएगा था, विद्यार्थी लोग किनता था। कहाँ पे ये दुकान आप लोग का, किस जगह पे? मौलागंज, दरभंगा। इस वर्ष का हम लोग का मार्केटिंग जा रहा है ना, बहुत बुरा हाल में। अभी तक कितना प्रतिमा बिका आप लोग का? अभी मोटामोटी जो बनाए हैं ना, अच्छा, इसमें से मुझे आधा माल फंसा हुआ, आधा ही माल सेल हुआ। तो क्या लग रहा है ऑर्डर का माल इस बार कितना आया और ऑर्डर निकल पा रहा है? जिस तरह आना चाहिए उस हिसाब से हम लोग ऑर्डर का माल नहीं आ पाया। तो आखिर किस तरह से भरण पोषण हो रहा है, किस तरह से काम आप लोग का चलेगा? हम लोग का देखिए भरण पोषण रोजी रोटी यही है, मान के चलिए, इसीलिए जीवन रोटी चलता है, सब बाल बच्चा का मान के चलिए होता रहता है, मगर उस तरह का जैसा होना चाहिए उस तरह का नहीं हो पा रहा है। पहले की तरह नहीं बिक्री? नहीं, कुछ नहीं है। आखिर क्या कारण है जो इतना कम हो गया है? महंगाई है कि क्या की परीक्षा है, मान बहुत तरह का वातावरण है, मान के चलिए। पहले कैसा रहता था, अब कैसा रह रहा है? पहले के हिसाब से पहले तो था मिला जुला चल जाता था, इस बार का स्थिति कुछ गलमडोल है। अच्छा, आप लोग मूर्ति कलाकार है, कब से ये सब चल रहा है? आप लोग के बाप दादा भी किए या? तो हम लोग का बाप दादा भी किया, हम लोग भी कर रहे हैं। आप आने वाले जनरेशन में आदमी छोड़िए रहा है, मट्टी काम दिखते बहुत कम बिक्री हो रहा है, इसका क्या कारण है? अब इसका क्या कारण है, क्या वजह है? तो लग रहा महंगाई कारण, महंगाई हो सकता है। अभी जो पूजा का मूर्ति बनता है तो कितने कम से कम कितने दाम का होता है? पूजा का मूर्ति देखिए बनता है ना, हमें यहाँ देखिए 10,000 से लेके मान के चलिए हाईलाइट ऊपर तक नहीं है बिक्री। अच्छा, जो बात है कम दाम का प्रतिमा का बात करें जो मोटा मोटी 10,000 12,000 से लेके मोटा मोटी कम से कम ज्यादा जाइए 300-400 उससे ज्यादा नहीं है, 300-400 से। कितना प्रतिमा इस बार बनाए हैं? मोटा मोटी हम लोग बनाए हैं 25-30 को बनाते थे, इस बार मुझे 20 को 15 को बनाया। जितना पूंजी फंसा है क्या उतना पैसा निकल पाएगा या? जैसा हम लोग को पूंजी लगता है ना, उस हिसाब से लागत नहीं है, कमाई नहीं, उतना फायदा नहीं फायदा ही नहीं है। किस इलाके का दुकान है आप लोग का? हम लोग मौलागंज, दरभंगा जिला दरभंगा पड़ते हैं। इस बार पूजा को ऑर्डर नहीं है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी जो टाइम है किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं? क्या लोग जो आ रहे हैं खरीदने के लिए प्रतिमा, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता। हाँ, बहुत कम ठंडी है बहुत ना। अच्छा, क्या कारण है जो लोग? ठंडा आपसे बतियाते। अभी तक जो ही मूर्ति उसको टाइम पर देना, आज धूप के लिए 20 दिन के। कुल कितना ऑर्डर इस बार अभी तक? मैंने 2-4 हजार का ऑर्डर था, लेकिन नहीं बना पाए, 2 पीस बनाए। अच्छा, किस इलाके में दुकान है आप लोग का? कहाँ? मार्केट में गमंदा। कितना अभी तक जो है प्रतिमा बिका? प्रतिमा बनाया उसमें से 4 पैसा ही हुआ है। अच्छा, तो क्या लग रहा है जिस तरह से जो है प्रतिमा बिक्री होता है उतना में कुछ फायदा हो पा रहा है या लेते? फायदा नहीं। आखिर क्या कारण है जो? अब क्या कारण है, सबसे ज्यादा यहाँ लोग गांव घर में मूर्ति बनाने लगा, मार्केट में मूर्ति बनता ही नहीं है, आता ही नहीं है गाँव। पहले कितना बिकता था, अब कितना बिक रहा है? पहले की अपेक्षा अभी कुछ नहीं बिक रहा अभी, यानी अब फायदा ज्यादा नहीं है? कोई फायदा नहीं। किस इलाके की दुकान है ये? मौलागंज की है। कब से आप लोग इस व्यापार में? ये व्यापार बहुत पुराना है, हम लोग का बाप दादा ही चला गया है। आप लोग भी कर रहे हैं, तो क्या अब आगे जो अब प्रोग्रेस नहीं करने वाला है ये धंधा, अब ज्यादा फायदा नहीं है? क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी तो त्योहार का समय है, तो आगे कितना कैसा सेल रहेगा? कोई सेल नहीं रहेगा। जब मार्केट पहले ही नहीं रहा तो अब क्या रहा? मार्केट अच्छा नहीं है हम ले करके। अच्छा, क्या लग रहा है कितना अभी तक जो प्रतिमा बिक पाया? बिक ले पाया हम ऑर्डर 5-6
5-6 का ऑर्डर हुआ है। क्या लग रहा है जिस तरह से अभी जो है महंगाई है उस हिसाब से फायदा हो पा रहा है या उतना फायदा नहीं, महंगाई बढ़ते गया उतना फायदा नहीं है, काम चल रहा है। इसी तरह भोजन पानी चल जाता है। किस इलाके का यहाँ पे दुकान है? मोला